दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने उठाया बड़ा कदम, खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर फौज के किया हवाले। अगली खबर में आपको बताएंगे, ट्रंप के 3 दुश्मन जा रहे चीन, बीजिंग में साथ दिखेंगे ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के ताकतवर नेता, पश्चिमी देशों से एक भी नहीं। और साथ में आपको बताएंगे, इजरायल की बेशर्मी, संयुक्त राष्ट्र के गाजा में अकाल वाली रिपोर्ट को वापस लेने की लगाई गुहार। और साथ में आपको बताएंगे, रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत, घोषित किया गम का दिन। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में हर तरफ देखे तो सिर्फ युद्ध ही नजर आ रहा है। हर देश एक दूसरे से अपनी ताकत बढ़ाने की सोच रहे हैं। इस बीच तुर्की ने भी बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, तुर्की ने अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और उसे अपनी फौज के हवाले भी कर दिया है। यानी अब तुर्की के पास सिर्फ हमला करने की ताकत ही नहीं, बल्कि अपने आसमान को सुरक्षित रखने का भी जबरदस्त कवच है। तुर्की अपनी सुरक्षा रणनीति को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बुधवार को साफ कहा कि देश को आने वाले खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अपने दम पर तैयार होना होगा। अंकारा में रक्षा कंपनी असेल्सन के नए कैंपस के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सेना को स्काई डोम सिस्टम सौंपा। 47 वाहनों से बने इस सिस्टम की कीमत $460 मिलियन है। एर्दोगान ने कहा कि जो देश अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता, वो भविष्य को लेकर आत्मविश्वास नहीं रख सकता। ये बयान ऐसे समय आया है जब तुर्की चैनल एनटीवी ने रिपोर्ट दी कि सरकार 81 प्रांतों में अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह किसी बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। इस नई कामयाबी ने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और अपनी ताकत पर खड़ा है और कोई उसे धमकी देकर डरा नहीं सकता। दोस्तों, एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम सिस्टम के साथ तुर्की वायु रक्षा में नई लीग में एंट्री कर चुका है। इस सिस्टम में 3 हिसार मीडियम रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स और 21 वाहन भी जोड़े जाएंगे, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि तुर्की अपनी रक्षा तकनीक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सहयोगी देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। इससे उसकी कूटनीतिक ताकत और बढ़ रही है। तुर्की ने रक्षा उत्पादन में 83% स्थानीयकरण हासिल कर लिया है। मतलब तुर्की 83% डिफेंस का सामान, हथियार वगैरह खुद अपने ही दम पर देश में तैयार कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी तकनीक 185 देशों में इस्तेमाल हो रही है और सालाना निर्यात $7.5 अरब तक पहुंच चुका है। तुर्की पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्काई डोम, स्टील डोम और अंडरग्राउंड बंकर जैसी योजनाओं से तुर्की मुस्लिम देशों में सबसे सुरक्षित राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। एर्दोगान का यह कदम न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि राजनीति और कूटनीति के मोर्चे पर भी तुर्की की ताकत बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन 3 सितंबर को दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। जहां विक्ट्री डे परेड पर चीनी सेना बीजिंग की सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही होगी, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग के पास की कुर्सियों पर चीन की कूटनीतिक ताकत भी पूरी दुनिया देखेगी। इस परेड में 26 देशों के अध्यक्ष और नेता शामिल होने वाले हैं। इस परेड में अमेरिकी और पश्चिमी देशों के नेता हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन ट्रंप के 3 दुश्मन इस दौरान एक साथ दिखाई देंगे। विक्ट्री डे परेड में ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगले सप्ताह परेड में हिस्सा लेने वाले 26 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों में यूरोपीय संघ के सदस्य देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को छोड़कर कोई भी पश्चिमी नेता शामिल नहीं होगा। इससे चीन की उस योजना का पता चलता है जिसके जरिए चीन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ईरानी और रूसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग बीजिंग में एक सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे, जो पश्चिमी दबाव के बीच सामूहिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तीनों नेताओं की पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति की पृष्ठभूमि में तीनों नेता न सिर्फ चीन और वैश्विक दक्षिण के बीच एकजुटता का एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बल्कि प्रतिबंधों से प्रभावित रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ भी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।
ये दौरा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग का भी खास माना जा रहा है, क्योंकि वो जनवरी 2019 के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। वहीं चीन ने जापान पर नाराजगी जताई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक जापान ने कुछ एशियाई और यूरोपीय देशों से कहा कि वो चीन की होने वाली सैन्य परेड में न जाएं। वहीं इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इतिहास को सही तरह से समझना ही वो आधार है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस से जगह मिली थी। पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते भी इसी पर टिके हैं। अब सबकी नज़रें चीन की विक्ट्री डे परेड पर है, जो न सिर्फ उसकी बढ़ती सैन्य ताकत दिखाएगी, बल्कि रूस और कई अन्य देशों के साथ उसके रिश्तों का भी बड़ा प्रदर्शन होगा। याद रहे 1930 और 40 के दशक में जापान के साथ युद्ध में लाखों चीनी मारे गए थे और 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद ये लड़ाई सीधे दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बन गई, जो अंत में जापान की हार के साथ खत्म हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार को इजरायली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से मांग की कि वो गाजा पर आई अपनी ताज़ा रिपोर्ट वापस ले। इजरायल का कहना है कि रिपोर्ट पक्षपाती और गलत है। दरअसल यूएन की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि गाजा में हालात बेहद बिगड़ रहे हैं और लाखों लोग भूखमरी की कगार पर है। इसमें कहा गया कि लगातार जारी सैन्य हमलों और नाकेबंदी की वजह से इंसानों तक खाना पानी और दूसरी ज़रूरी मदद नहीं पहुंच पा रही। यही नहीं, यूएन ने गाजा सिटी में आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित कर दिया है। ये मध्य पूर्व का पहला ऐसा मामला है जहां यूएन ने फेमिन यानी अकाल की आधिकारिक घोषणा की हो। यूएन के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गाजा का यह अकाल हम सबको झकझोरना चाहिए। ये पूरी तरह टाला जा सकता था अगर मानवीय मदद को रोका नहीं जाता। फ्लेचर ने साफ आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर मदद को रोक रखा है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर राहत सामग्री अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा, यह पूरी दुनिया के लिए शर्म का पल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब चुप नहीं रहना चाहिए। यानी ये बयान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया है, लेकिन फिर भी इजरायल की बेशर्मी देखिए। वो इस बयान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा में कोई अकाल नहीं है, मतलब कोई भूखा नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार सुबह रूस ने ज़बरदस्त हमला किया और यह अब तक का सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कीव सिटी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के मुताबिक अब तक मौत का आंकड़ा 14 पहुंच चुका है, जबकि 48 लोग घायल हैं। हमले के निशान 8 अलग अलग जिलों में देखे गए। कुछ जगह इमारतें ढह गई, कई मकानों और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सबसे बुरी तबाही डार्नित्स्की जिले में हुई, जहां 5 मंजिला इमारत का हिस्सा पूरी तरह गिर गया। वहां अभी भी मलबे के नीचे लोगों को खोजा जा रहा है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने शुक्रवार 29 अगस्त को शोक दिवस घोषित किया। इस दौरान सभी सरकारी और नगर निगम इमारतों पर झंडे झुके रहेंगे और मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। दोस्तों, हमले में यूरोपीय संघ यानी ईयू का डेलीगेशन बिल्डिंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। ईयू के एम्बेसडर कैटरीना माथरनोवा ने कहा, रूस का शांति संदेश यही है, कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार, ये मॉस्को का असली चेहरा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यह हमला बच्चों और आम नागरिकों का जानबूझकर कत्लेआम है। रूस युद्ध खत्म करने का रास्ता नहीं चुन रहा, बल्कि नए हमले कर रहा है। दुनिया को अब साफ समझना होगा कि रूस बातचीत नहीं बल्कि मिसाइलों को चुन रहा है। ज़ेलेंस्की ने चीन और हंगरी जैसे देशों से अपील की कि बच्चों की मौत पर मजबूत प्रतिक्रिया दें और साथ ही रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।